प्रतिवेदन प्रति प्लस विद शब्द के जुड़ जाने के बाद से बना है। घटना के बारे में जो है विषय को जानकर सत्य घटना को ही जो लिखा जाता है वो प्रतिवेदन है। ये कोई डायरी या पत्रिका नहीं है। संगठनात्मक प्रतिवेदन में किसी एक सम्मेलन या बैठक की सभा का विवरण जो है दिया जाता है, वो संगठनात्मक प्रतिवेदन है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेम के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, फिर से मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आपके लिए यूनिट 4 के अंतर्गत जो प्रतिवेदन और प्रेस विज्ञप्ति है, आज मैं उसी के बारे में जानकारी दूंगी। प्रतिवेदन, यहाँ पर प्रतिवेदन देखिए, किसी प्रकरण या घटना, कार्य योजना आदि के बारे में देखकर या छानबीन करके जो लिखित रूप में परिपूर्ण विवरण से प्रस्तुत किया जाता है, उसे प्रतिवेदन कहा जाता है। कहीं कोई घटना जो घट जाती है या कोई प्रकरण होता है या क्या है कोई कार्य योजना होती है, उसको देखकर उसके बारे में जो लिखा जाता है, जो उसके बारे में परिपूर्ण विवरण जो लिखा जाता है, इसे क्या है, प्रतिवेदन कहते हैं। देश में कहीं घटना, कोई प्रकरण, कहीं कोई क्या है, कोई एक घटना घट जाती है, उसे देखकर उसका पूरा विवरण जो है उसे प्राप्त करके जो लिखित रूप में लिखा जाता है, उसे क्या है, प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन प्रति प्लस विद शब्द के जुड़ जाने के बाद से बना है। यहाँ पर जिसका मतलब है समस्त यानी पूरी जानकारी रखना। प्रतिवेदन में विशेष कार्य की जानकारी तो दी जाती है, साथ ही साथ विभिन्न सुझाव और साथ ही संतोषजनक जवाब भी दिया जाता है। प्रतिवेदन में पूरा विवरण भी दिया जाता है, साथ ही साथ उसके लिए क्या सुझाव लिया गया है, क्या निर्णय लिया गया है, इसके बारे में भी बताया जाता है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, देश विदेश में कई घटनाएं होती रहती है। देश विदेश में बहुत सारी ऐसी घटना जो कि घटती रहती है, तो है उसका पूरा विवरण लेकर क्या है, उसे प्रतिवेदन जो है कि उस विवरण के बारे में लिखती है। फिर साथ ही साथ क्या सुझाव लिया है, क्या निर्णय लिया है, इसकी पूरी जानकारी जो है दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो यही क्या है, प्रतिवेदन है। तो यहाँ पर देखिए, जिसको जानने के लिए हम इच्छुक भी रहते हैं, यानी देश विदेश की कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसी खबरें जो है, जो जानने के लिए दर्शक जो है बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं। तो आए दिन जो समाचार पत्र में हम क्या है पढ़ते हैं, कुछ घटना, कुछ विदेश के बारे में, समाचार पत्र ही क्यों, यहाँ पर समाचार जब हम टेलीविजन यानी दूरदर्शन में भी हम देखते हैं, बहुत सारी देश विदेश की खबरें, जो कि क्या है, बहुत सारे दर्शक ऐसे व्यक्ति भी होते हैं कि उसे जानने के इच्छुक होते हैं। उनको जो देश विदेश में घटने वाली घटना या कोई क्या है वहां पर कुछ घटना हो या प्रकरण हो या कोई योजना हो, उसके बारे में वो जानने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं। उनकी पूर्ति के लिए प्रतिवेदन जो है, सारा विवरण जो उस घटना के बारे में दिया जाता है, फिर उसके सुझाव, उसके निर्णय क्या है, ये बात भी क्या है दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। तो ये क्या है, प्रतिवेदन है। तो यहाँ पर देखिए, जिसको जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, जिसके लिए उस घटना का निरीक्षण या छानबीन की आवश्यकता होती, जो सरकारी और गैर सरकारी संस्था या उसके द्वारा नियुक्त एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत परिपूर्ण विवरण को प्रतिवेदन कहा जाता है। यहाँ पर जो कि देखिए, सरकारी और गैर सरकारी संस्था या उसके द्वारा नियुक्त एक या एक से अधिक जो व्यक्तियों को इस प्रतिवेदन को जो है लिखने के लिए जो रखा जाता है, यानी यहाँ पर उनके द्वारा जो विवरण है वो जो है, यहाँ पर जो घटना है उसका पूरा विवरण, उसकी छानबीन करके वे क्या है प्रतिवेदन जो है लिखते हैं, जो कि सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं उनसे नियुक्त व्यक्तियां जो कि प्रतिवेदन के लिए ही
लिखने के लिए ही, उस घटना के बारे में पूरा विवरण लिखने के लिए ही नियुक्त किया जाता है। वे जो है सारी घटना का जो छानबीन करके उस विवरण को प्रस्तुत करते हैं, इसी को प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन की विशेषताएं। प्रतिवेदन में किसी प्रकरण, घटना या कार्य योजना, प्रसंग की प्रमुख बातें ही लिखी जानी चाहिए। यहाँ पर प्रतिवेदन की पहली विशेषता है, कोई घटना या कोई कार्य, कोई क्या है योजना और क्या है प्रकरण का जो प्रसंग है उसे लिखना प्रतिवेदन की एक प्रमुख जो है विशेषता। दूसरी विशेषता, प्रतिवेदन में बातें एक क्रम अनुसार में लिखी जाती है। प्रतिवेदन में जो बातें हैं, जो घटना का विवरण है, जो भी योजना है, वो क्रम अनुसार एक के बाद एक क्रम में क्या है लिखी जाती है, क्रम अनुसार लिखी जाती है। ये भी प्रतिवेदन की एक विशेषता। प्रतिवेदन में बातें विस्तार में नहीं, संक्षेप में लिखी जाती है। प्रतिवेदन में जो भी घटना है वो क्या है बहुत बड़ा, जो कि बहुत ज्यादा नहीं लिखा जाता, संक्षिप्त में, बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षिप्त में क्या है लिखा जाता है। ये भी प्रतिवेदन की एक विशेषता है। समझने में दिक्कत ना हो, उसका एक ही अर्थ और परिणाम होता है तथा स्पष्टता एक अच्छे प्रतिवेदन की विशेषता है। तो जो लिखा गया प्रतिवेदन है वो स्पष्ट, उसका एक ही अर्थ निकलता, ऐसा ये भी क्या है प्रतिवेदन लिखने की एक विशेषता। और यहाँ पर क्या है उसका कोई दूसरा अर्थ ना निकले, ऐसा एक प्रतिवेदन लिखना स्पष्ट रूप से और क्या है एक अच्छे प्रतिवेदन की एक विशेषता है। प्रतिवेदन में लेखक या प्रतिवेदन लिखने वाले की क्रिया जो है व्यक्त नहीं की जाती। यहाँ पर इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही जा सकती जिसमें संदेह पैदा हो, जो कि प्रतिवेदन जो है कोई संदेह उत्पन्न हो, ऐसी बातें वहां पर नहीं कह जाती। ये भी जो है प्रतिवेदन की विशेषता है। फिर प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है। प्रतिवेदन में सच्ची बातों का ही विवरण होता है। जो भी सत्य घटना है, जो भी सत्य जो वहां पर क्या है प्रसंग है, उसी के बारे में यहाँ पर क्या है लिखा जाता है। फिर अर्थात यही कारण है कि इसमें कल्पना और क्या है पक्षपात और भावना के लिए स्थान नहीं है। प्रतिवेदन में कल्पना यानी सोचकर कुछ कल्पना करके लिखने के लिए स्थान नहीं है, और कोई किसी एक पक्ष के बारे में लिखना भी प्रतिवेदन नहीं है। इसलिए पक्षपात प्रतिवेदन में नहीं होता और ना ही यहाँ पर भावुकता से काम चलता है, यानी भावनाओं में डूबकर वहां पर क्या है लिखा नहीं जाता। तो ये क्या है भावना के लिए क्या है प्रतिवेदन में स्थान ही नहीं है। तो ये भी एक प्रतिवेदन की क्या है विशेषता। फिर प्रतिवेदन की भाषा साहित्य संबंधी नहीं होनी चाहिए, ये सरल और दिलचस्प होनी चाहिए। प्रतिवेदन में जो कि साहित्यिक भाषा नहीं होनी चाहिए, साहित्य संबंधी कोई भी यहाँ पर भाषा नहीं होनी चाहिए। सरल भाषा में जो कि दिन नित्य जो हम बातचीत करते हैं, जो कि आसानी से सबके समझ में आए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना प्रतिवेदन की विशेषता है। और वो भाषा जो भी घटनाक्रम लिखा जाए वो क्या है बहुत ही दिलचस्प होना, ये भी प्रतिवेदन की एक विशेषता है। और प्रतिवेदन किसी प्रकरण, घटना या विषय की साफ तथा जीवित तस्वीर सुनाने या पढ़ने वाले के मन पर खींच देता है। यहाँ पर प्रतिवेदन जो है कोई एक प्रकरण या घटना या विषय की साफ तथा जीवित तस्वीर सुनने या पढ़ने वाले के मन पर खींच देता है। एक तस्वीर सुनने या पढ़ने वाले के मन में खींच देता है, यानी उसका प्रभाव प्रतिवेदन का ऐसे होता है कि ऐसे प्रतिवेदन लिखना चाहिए कि जो भी सत्य हो, जो भी क्या है घटना के बारे में या कोई विषय के बारे में लिख रहे हैं तो वो इतना सत्य हो कि जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है उस घटना के प्रति, वो क्या है उसके मन में एक तस्वीर जो है छप जाए, एक तस्वीर जो है खींच जाए। ऐसा प्रतिवेदन लिखना ये भी एक उसकी विशेषता है। प्रतिवेदन का महत्व, अब हम देखेंगे कि प्रतिवेदन का महत्व क्या है। यहाँ पर प्रतिवेदन का उद्देश्य बीती हुई घटनाक्रम या किसी विशेष परिस्थिति के विशेष प्रत्यक्ष ज्ञान का संक्षिप्त एकांत करना
है ताकि वो आगे किसी तरह की भूल या दुविधा ना हो पाए। प्रतिवेदन में उसी सत्य की चर्चा रहती है जिसका अच्छा या बुरा अनुभव हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिवेदन का उद्देश्य बीते हुई घटना जो बीत चुकी है उस घटना क्रम या किसी विशेष परिस्थिति के विशेष प्रत्यक्ष ज्ञान का संक्षिप्त जो है एकांत्र करना है ताकि वो आगे किसी तरह की भूल या दुविधा ना हो पाए। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिवेदन जो है वो इसका महत्व यह है कि ये जो संक्षिप्त में जो है प्रतिवेदन लिखना है किसी विशेष परिस्थिति या विषय पर, और ये क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान का संक्षिप्त एकांत्र करना, यानी संक्षिप्त उस घटना के बारे में लिखना, और ताकि वो आगे किसी तरह की भूल या दुविधा उसमें ना हो, ये हो पाए। प्रतिवेदन में उसी सत्य की चर्चा रहती है जिसका अच्छा या बुरा अनुभव हुआ है। प्रतिवेदन में अच्छा या बुरा जो अनुभव होता है उसी के बारे में चर्चा रहती है। ये क्या है, प्रतिवेदन का महत्व है। फिर प्रतिवेदन का दूसरा लक्ष्य भूतकाल को वर्तमान से जोड़ना। प्रतिवेदन का दूसरा लक्ष्य जो है भूतकाल से क्या है, वर्तमान काल में जोड़ना भी है। लेकिन प्रतिवेदन डायरी या पत्रिका नहीं है। प्रतिवेदन क्या है, डायरी या पत्रिका नहीं है। डायरी या पत्रिका नहीं है जो आंखों देखी घटना है, जिसकी जांच करके, जिसे जांच कर उसके बारे में जो है बहुत सारी जो है वहां पर घटना के बारे में जो है विषय को जानकर सत्य घटना को ही जो लिखा जाता है वो प्रतिवेदन है। ये कोई डायरी या पत्रिका नहीं है। फिर प्रतिवेदन में उचित तस्वीर रहती है और डायरी में यथार्थ के साथ लेखक की भावना, कल्पना और प्रतिक्रिया भी व्यक्त किया हुआ होता है। आजकल प्रतिवेदन लेखन एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। प्रतिवेदन में जो सच्ची घटना है, सत्य बात को ही वहां पर खींची जाती है, लेकिन डायरी में जो लिख रहा है उसकी कल्पना और उसकी भावना जो है डायरी में रहती है, लेकिन प्रतिवेदन में जो सत्य है और जो है उसके जान पड़ताल के बाद ही सत्य जो भी बातें हैं प्रतिवेदन में लिखा जाता है। आज प्रतिवेदन एक महत्वपूर्ण एक अंग भी बन गया है, महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जो है स्वीकार भी किया जा रहा है। प्रतिवेदन लिखने वाले विभिन्न सच्चाई से संबंध की जांच, निरीक्षण, खोज तथा छानबीन करके आदि से जो परिणाम निकलता है उन्हें ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन लिखने वाला जो है इस जो भी घटना है, जो भी विषय है, उसकी पूरा विवरण, उसकी सारे यानी उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करके, उसे छानबीन करके और सारी सच्चाई से जो संबंधित जांच, निरीक्षण, खोज तथा छानबीन करके क्या है परिणाम जो निकलता है उन्हें ध्यान में रखते हुए क्या है प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता है। फिर अर्थात जब भी कोई विषय, मुद्दा, मामला सामान्य लोगों के विरुद्ध होता है तो उस विषय की छानबीन करना आवश्यक हो जाता है। प्रतिवेदन लिखते समय जो कि कोई मुद्दा, कोई एक घटना किसी एक व्यक्ति से संबंधित, किसी एक क्या है सामान्य लोगों से संबंधित है या व्यक्तियों से संबंधित है, तो उसकी पूरी छानबीन करके जो है उसे प्रस्तुत किया जाता है। ये बहुत ही आवश्यक है प्रतिवेदन। फिर इसीलिए ऐसी स्थिति में प्रतिवेदन की जरूरत पड़ती है। छानबीन करके जो प्रस्तुत किया जाता है, इसी स्थिति में जो है प्रतिवेदन की जरूरत पड़ती है। सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय और संस्थाओं में छोटी बड़ी जो है नियमों का उल्लंघन और घोटाला और विवादों की जांच तथा उसकी प्रतिवेदना आदि की आवश्यकता बनी ही रहती है। छोनी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में जो कि कुछ नियमों का उल्लंघन होता है, कुछ घोटाला होता है, ये सारी बातें जो है पर्दाफाश करके उस सारी बातों का और जो है इसे क्या है उसे जनता के सामने लाने के लिए जो प्रतिवेदन जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है।
ये भी क्या है इसका महत्व है। प्रतिवेदन के प्रकार, प्रतिवेदन के यहाँ पर निम्नलिखित प्रकार है। व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन, विवरणात्मक प्रतिवेदन, ये इसके प्रकार है। तो अब हम देखेंगे व्यक्तिगत प्रतिवेदन क्या है। इस प्रतिवेदन में व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित विद्यार्थी जीवन पर प्रतिवेदन लिख सकता है। इसमें विद्यार्थी के जीवन से संबंधित कुछ क्या है यहाँ पर प्रतिवेदन लिख सकता है। व्यक्तिगत प्रतिवेदन कभी कभी डायरी का रूप भी ले लेती है, लेकिन यथार्थ ये क्या है, यह प्रतिवेदन का श्रेष्ठतम जो है रूप नहीं है। व्यक्तिगत जो है प्रतिवेदन, इस प्रतिवेदन में जो एक व्यक्ति है वो अपने जीवन से संबंधित या छात्र जीवन से संबंधित कुछ वहां पर लिख सकता है। वो डायरी का शक्ल यानी एक रूप ले लेता है, लेकिन ये एक श्रेष्ठतम प्रतिवेदन नहीं है। संगठनात्मक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन में किसी सभा, बैठक, संस्था इत्यादि का विवरण दिया जाता है। संगठनात्मक प्रतिवेदन में किसी एक सम्मेलन या बैठक, एक सभा का विवरण जो है दिया जाता है, वो संगठनात्मक प्रतिवेदन है। और यह है प्रतिवेदन लिखने वाला अपने बारे में कुछ ना बोलकर सारी बातें संगठन या संस्था के संबंध में ही लिखता है। प्रतिवेदन लिखने वाला उस सभा में जो हुई बातें और संगठन में हुई बातें और संगठन के बारे में ही लिखता है। ये संगठनात्मक प्रतिवेदन है। फिर विवरणात्मक प्रतिवेदन, विवरणात्मक प्रतिवेदन में किसी यात्रा, मेला, सभा आदि का विवरण तैयार किया जाता है। प्रतिवेदन लिखने वाले को यहाँ बड़ी सच्चाई से विषय का उचित विवरण देना पड़ता है। बड़ी सच्चाई से उचित जो यात्रा का विवरण है वो देना पड़ता है। ये जो है विवरणात्मक प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व, एक अच्छे प्रतिवेदन के निम्नलिखित जो है तत्व उसमें होना चाहिए। निम्नलिखित तत्व जैसे कि यहाँ पर प्रसंग विशेष या विषय वस्तु, प्रसंग विशेष या विषय वस्तु प्रतिवेदन का प्रमुख एवं आवश्यक तत्व। यदि कोई विषय ही नहीं होगा तो प्रतिवेदन का लिखा जाना ही संभव नहीं है। अगर कोई विषय ही नहीं है तो प्रतिवेदन लिखना संभव नहीं है। तो ये जो है इसका प्रमुख तत्व है। प्रति विषय वस्तु जो है, प्रसंग विषय वस्तु जो है प्रतिवेदन का मुख्य तत्व है। यहाँ पर प्रतिवेदन के अनेक विषय हो सकते हैं। जैसे यहाँ किसी भी प्रकार की घटना, किसी भी प्रकार की एक घटना जो कि एक विषय बन सकता है, या समस्या, आरोप, प्रत्यारोप और दंगा फसाद और जो है विवाद, किसी संस्था की नीति, आय वाय, निर्माण की योजना। यहाँ पर देखिए निर्माण की जो योजना है, वाद विवाद है, दंगे फसाद है, या कोई आरोप या प्रति आरोप, कोई भी एक विषय हो सकता है। यहाँ पर देखिए फिर निर्माण की योजना, राज्यों का सीमा विवाद, जल विवाद, सरकार की आरक्षण नीति, विश्वविद्यालय और कॉलेज की शुल्क नीति, पुस्तकालय की समस्याएं, विविध प्रकार के समारोह, चुनाव नीति, उद्घाटन समारोह, प्राकृतिक आपदाएं और बीमारी, महामारी आदि। अतः स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी विषय जिसके अध्ययन अथवा जांच पड़ताल की आवश्यकता होती है वो प्रतिवेदन का विषय हो सकता है। तो यहाँ पर विषय अगर नहीं हो तो प्रतिवेदन लिखना असंभव। कोई भी विषय हो सकता है, कोई गड़बड़ घोटाला हो गया है या आपत्ति आ गई है यहाँ पर, और कुछ कोई आरोप या प्रति आरोप, या कोई एक विषय की योजना बनाई गई है, यहाँ पर बहुत सारे हो सकता है। यानी पुस्तकालय की समस्या, इन्हीं विविध प्रकार के समारोह, चुनाव नीति और जो है उद्घाटन समारोह, कोई भी एक विषय जो है उस पर क्या है प्रतिवेदन लिख सकते हैं। इसीलिए विषय जो है और क्या है विषय वस्तु जो है प्रतिवेदन का प्रमुख तत्व है। दूसरा जो है प्रतिवेदन हेतु नियुक्त व्यक्ति अथवा
समिति। प्रतिवेदन का दूसरा आवश्यक तत्व उसके लिए किसी व्यक्ति अथवा समिति की नियुक्ति किया जाना है। जब प्रतिवेदन का विषय निश्चित हो जाता है तब यहाँ तय किया जाता है कि इस विषय पर प्रतिवेदन लिखने के लिए एक व्यक्ति काफी है या फिर अनेक व्यक्तियों की समिति तैयार की जाए। यहाँ पर प्रतिवेदन का जो दूसरा तत्व है वो जो है यहाँ पर प्रतिवेदन हेतु नियुक्त व्यक्ति अथवा समिति है। तो यहाँ पर कोई एक ऐसा विषय है जिसे जो है उस विषय के बारे में प्रतिवेदन लिखना है तो पहले यहाँ पर क्या है नियुक्त किया जाता है। कोई एक व्यक्ति को नियुक्त करे या एक क्या है इस मामले में जो विषय है उसके बारे में एक व्यक्ति ही उसका प्रतिवेदन लिख सकता है। तब यह तय किया जाता है कि इस विषय पर प्रतिवेदन लिखने के लिए एक व्यक्ति ये काफी है या फिर यहाँ पर अनेक व्यक्तियों की समिति होनी चाहिए, ये तय किया जाता है। इसका निर्णय विषय की गंभीरता और उसके आयामों को दृष्टि में रखकर किया जाता है। एक व्यक्ति ही प्रतिवेदन लिख सकता है या कोई एक समिति यहाँ पर होनी चाहिए। इस समिति को क्या है प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए होना चाहिए, ये देखकर क्या है किया जाता है। और ये भी देखा जाता है कि विषय कितना गंभीर है और विषय के जान पड़ताल के लिए एक ही व्यक्ति काफी है या एक समिति चाहिए, ये भी देखकर जो है वहां पर नियुक्त किया जाता है। फिर यहाँ पर देखिए अथवा समिति के सदस्यों का चुनाव इसी आधार पर किया जाता है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक स्थिति में नियुक्त व्यक्ति अथवा समिति के सदस्यों का चुनाव इसी आधार पर किया जाता है कि उन्हें उस विषय की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो। यदि समिति का गठन किया गया है तो विषय के अच्छे जानकार व्यक्ति को ही समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति सचिव तथा श्लेष सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर विषय कितना गंभीर है इसे देखकर ही वहां पर प्रतिवेदन लिखने के लिए एक व्यक्ति काफी है या एक क्या है बहुत सारे व्यक्तियां चाहिए इस जांच पड़ताल के लिए, तो एक समिति जो है नियुक्त की जाती है। फिर वहां पर जो है अगर बहुत ज्यादा ही मामला गंभीर है तो वहां पर जो है समिति का एक अध्यक्ष बनाया जाता है, जो कि अध्यक्ष को वो पूरी जो विषय पर जानकारी हो ऐसे व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति सचिव तथा श्लेष सदस्य के रूप में यहाँ पर इस समिति में कार्य करते हैं। ये दूसरा तत्व है। तीसरा तत्व है निश्चित समय सीमा। यहाँ पर प्रतिवेदन के लिए समय सीमा आवश्यक निश्चित की जाती है। यदि ऐसा ना हो तो संभव है कि प्रतिवेदन आने के समय तक उसका महत्व भी समाप्त हो जाए। ये तीसरा इसका तत्व है कि समय सीमा। अगर समय क्या है वहां पर इतने समय में ये कार्य होना है, ये जो है वहां पर उस समय को दिया जाता है। अगर समय सीमा ना हो तो ऐसा भी हो सकता है कि जब तक वो प्रतिवेदन को तैयार करे तब तक क्या है उस प्रतिवेदन उस विषय के बारे में जानने वाले इच्छुक ना हो और उसकी जो है यहाँ पर उसका महत्व ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए प्रतिवेदन लिखने के लिए समय सीमा की भी बहुत ही आवश्यकता है। इसीलिए प्रतिवेदन का तीसरा तत्व है निश्चित समय सीमा। फिर समाप्त हो जाए किसी भी घटना या विषय पर प्रतिवेदन लिखने का एक निश्चित समय तय किया जाता है। कोई भी एक घटना एक विषय पर प्रतिवेदन लिखने के लिए एक समय जो है निश्चित किया जाता है। फिर उदाहरण के लिए बरसात का मौसम भी जाने के बाद जल निकासी की समस्या तथा लिखे गए प्रतिवेदन का क्या लाभ। जब बरसात का मौसम भी जाने के बाद, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बरसात का मौसम जाने के बाद जल जो समस्या है उसके बारे में लिखना क्या है, ये क्या है इतना महत्व नहीं रखता। तो इसीलिए जब समय होता है उसी समय पर क्या है प्रतिवेदन लिखे। जब आवश्यकता पड़ती है तो तभी क्या है उसका महत्व भी इतना ज्यादा बड़ा रहता है और
क्या है इसे जानने के इच्छुक भी रहते हैं। इसीलिए समय सीमा की बहुत ही आवश्यकता होती है प्रतिवेदन में। इसीलिए प्रतिवेदन का जो तीसरा तत्व है वो निश्चित समय सीमा। फिर या चुनाव हो जाने के बाद विभिन्न दलों की नीतियों पर प्रतिवेदन लिखने से क्या फायदा। अगर कोई चुनाव चल रहा है उसी वक्त क्या है वहां पर विभिन्न दलों की जो नीतियों पर प्रतिवेदन लिखना उसी समय क्या है उचित है, क्योंकि जानने वाले पढ़ने वाले इच्छुक रहते हैं। अगर चुनाव हो गया उसके बाद लिखा जाए तो उसका कोई भी फायदा नहीं होता, उदाहरण के तौर पर। तो अतः प्रतिवेदन को चाहिए कि पूर्ण प्रयास करके वह निश्चित समय सीमा तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। प्रतिवेदन की अवधि कितनी हो यह विषय की गंभीरता पर निर्भर करता है। यह समय सीमा एक दिन से लेकर 1 वर्ष अथवा अधिक समय भी हो सकता है। विषय कितना गंभीर है उस पर तय किया जाता है समय कितना होना चाहिए। कोई ऐसी घटना होती है कि उसे 1 ही दिन काफी है, या ऐसी गंभीर समस्या होती है कि 1 से 1 महीना भी लग सकता है, या क्या है समय सीमा 1 महीना भी दी सकती है कि 1 वर्ष भी, या वर्ष से अधिक भी दी जाती है। समय जो है वो विषय की गंभीरता पर निर्धारित होता है। इसीलिए निश्चित समय सीमा जो है ये भी एक तत्व है। चौथा तत्व प्रामाणिक जानकारी व पूर्ण जांच पड़ताल। विषय की प्रामाणिक जानकारी एवं पूर्ण जांच पड़ताल प्रतिवेदन का महत्वपूर्ण तत्व है। क्या है विषय की जानकारी और उसकी जांच पड़ताल जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक तत्व है प्रतिवेदन का। तो प्रतिवेदन के लिए यहाँ पर यह आवश्यक हो जाता है कि वो जिस विषय पर प्रतिवेदन लिखने जा रहा है उसके लिए प्रामाणिक तथ्य एकांतरित करे, उसे कुछ चित्र और दस्तावेजें, वीडियो टेप आदि लिखने व सुनने पड़ सकते हैं। कई बार साक्षी के रूप में अनेक व्यक्तियों से बातचीत भी करनी पड़ सकती है। प्रतिवेदन जो लिखता है उसे जो है क्या है वीडियो बनाना, तस्वीरें खींचना, या क्या है उस जो व्यक्ति उस विषय से संबंधित है साक्षी के तौर पर उससे बातचीत करना, जांच पड़ताल करने की आवश्यकता पड़ती है। ये सब कुछ क्या है उसे आवश्यकता पड़ सकती है। और जो है दस्तावेजों की भी आवश्यकता पड़ती है, नहीं डॉक्यूमेंट्स की भी उसे आवश्यकता पड़ती है। तो क्या है यहाँ पर पड़ सकती है। प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है कि ये जो सब सामग्री जो है वो सत्य हो, प्रामाणिक हो। जिस व्यक्तियों को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है वे प्रत्यक्षदर्शी हो, कि वो प्रत्यक्षदर्शी हो, यानी इसका मतलब है कि जो उस घटना में वो शामिल हो, उसे अपनी आंखों से देखकर हो, ऐसा एक प्रत्यक्षदर्शी, और उसका आचरण संदिग्ध ना हो। उसका आचरण जो है संदिग्ध यानी जो कि संदेह में हो, ऐसा आचरण ना हो। प्रतिवेदन चाहे किसी सामान्य व्यक्ति से संबंधित हो या किसी उच्च अधिकारी से, जो भी तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है वो प्रामाणिक और उचित जांच के बाद ही प्रतिवेदन में प्रस्तुत किए जाने चाहिए, ताकि उसके आधार पर सही निर्णय लिया जा सके। यहाँ पर प्रामाणिक जानकारी के अंतर्गत जो है ये जांच पड़ताल आती है। कोई एक सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो, एक उच्च अधिकारी क्यों ना हो, अगर उसके बारे में कुछ प्रतिवेदन लिख रहे हैं तो जांच पड़ताल जो है वो बहुत ही आवश्यक है। और जो एविडेंस, जो प्रूफ है, जो दस्तावेजें हैं, और ये सब भी क्या है प्रतिवेदन में बहुत ही आवश्यक है। और जो क्या है यहाँ पर जो विटनेस है, जो आंख से देखकर वो घटना का क्रम जो बताए, कुछ ऐसे विषयों पर उसकी भी बहुत ज्यादा ही आवश्यकता पड़ती है। तो हो सकता है कि प्रतिवेदन लिखने वाले को जो है कई बार टेप को सुनना पड़े, वीडियो तस्वीर बनाए, और क्या है ऐसे आदमियों से मिले जो कि उस घटना से संबंधित। तो ये सब जो है जांच पड़ताल के अंतर्गत आता है। और क्या है तभी जाकर प्रतिवेदन जो है सत्य, सिर्फ सत्य ही वहां पर लिखे, और यहाँ पर कल्पना और जो है संदेह का कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। ये जो है ये भी एक प्रमुख तत्व है। 5वां तत्व है
अभिमत, पूर्ण जांच पड़ताल के बाद प्रतिवेदक संक्षिप्त विवरण देता हुआ अपने निर्णय को प्रतिवेदन में प्रस्तुत करता है। पूर्ण तरीके से जिस विषय पर वो क्या है काम कर रहा है उसकी सारी जानकारी जांच पड़ताल करके उसके बाद जो है पूरा विवरण जो है बहुत संक्षिप्त में देता है और क्या है प्रतिवेदन में अपने निर्णय को भी वहां पर प्रस्तुत करता है। आवश्यकता पड़ने पर प्रतिवेदक द्वारा सिफारिश अथवा निजी अभिमत प्रस्तुत करना भी आवश्यक होता है। कभी सिफारिश या निजी अभिमत जो है प्रस्तुत भी करना पड़ सकता है, ये भी क्या है आवश्यक होता है। संपूर्ण जांच पड़ताल प्रतिवेदक द्वारा ही की गई होती है। पूरी जांच पड़ताल जो है प्रतिवेदक के द्वारा ही की जाती है। फिर अतः उसका अभिमत का विशेष महत्व रहता है। अभिमत का जो है विशेष महत्व रहता है। यदि समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है तो ये भी संभव है कि किसी सदस्य का मत श्लेष सदस्यों के मत से भिन्न हो। ऐसी स्थिति में उस सदस्य की समिति भी प्रतिवेदन में लिखित रूप में प्रस्तुत की जाती है। तो हाँ, एक व्यक्ति अगर वहां पर प्रतिवेदन लिख रहा है उसके मत की बहुत ही आवश्यकता रहती है, उसके वो भी उसमें निर्णय दे सकता है। अगर एक समिति द्वारा यहाँ पर निर्णय लिया जा रहा है, प्रतिवेदन लिखा जा रहा है, तो हो सकता है कि एक सदस्य का जो राय है, जो निर्णय है वो भिन्न हो। वो भी क्या है इस जो भी प्रतिवेदन लिखते हैं उसमें उसके निर्णय के बारे में भी जानकारी लिखना आवश्यक है। ये अभिमत के अंतर्गत आता है। आगे और एक इसका तत्व है, यहाँ पर क्रमबद्धता एवं लिपिबद्धता। प्रतिवेदन तथ्यों एवं प्रमाणों पर आधारित होती है। ये प्रतिवेदन जो है तथ्यों एवं प्रमाणों पर आधारित होती है। ये तथ्य और प्रमाण क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाने चाहिए। क्या है क्रमबद्धता रूप में, घटना की जो भी घटना हो, कोई भी विषय हो, कोई भी वहां पर विषय पर लिखा जा रहा है तो क्रमबद्धता से यानी एक के बाद एक विषय को बताते हुए लिखना प्रतिवेदन का एक तत्व है। तो यहाँ पर देखिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए ताकि घटना की क्रमबद्ध जानकारी प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए यदि प्रतिवेदक ने तिथि क्रम अपनाया है तो वर्ष, माह और दिनांक की दृष्टि से तथ्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए। किस दिन, किस महीने में, किस वर्ष में जो घटना घटी है वो जो है तिथि यानी दिनांक, महीना और जो कौन से साल में यह घटना घटी है ये लिखना अनिवार्य बन जाता है। ये भी क्रमबद्धता के अंतर ही आता है। तो दृष्टि से तथ्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए, ना कि जनवरी, फरवरी या मार्च के हिसाब से। क्रमबद्धता के साथ साथ प्रतिवेदन का लिपिबद्ध होना अनिवार्य है, क्योंकि मौखिक रूप से बताई गई बात प्रतिवेदन नहीं कहलाती और ना ही वो विश्वसनीय हो सकती है। अतः प्रतिवेदन सरल एवं स्पष्ट भाषा में लिखी या टंकित होना चाहिए तथा उसमें व्याकरण की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। प्रतिवेदन जो भी विषय है वो मौखिक तौर पर बोलना प्रतिवेदन नहीं है, उसे क्रमबद्धता रूप में लिखना, सत्य ही लिखना, ये क्या है प्रतिवेदन। और यहाँ पर बता रहे हैं कि हाँ उसकी जो प्रतिवेदन जो लिखते हैं वो भाषा बहुत ही स्पष्ट हो, सरल हो और क्या है दुविधा उत्पन्न, संदेह उत्पन्न वाली होने वाली भाषा ना हो, सरल भाषा में जो आसानी से सभी के समझ में आए। ये जो है क्रमबद्धता एवं लिपिबद्धता के अंतर्गत आता है। तो लिपिबद्धता यानी लिखना, क्रमबद्धता यानी घटना का जो क्रम रूप एक के बाद एक उस घटना में क्या हुआ उसको लिखना, और यहाँ पर दिनांक, महीना और जो क्या है जिस साल में घटना घटी ये भी लिखना बहुत ही अनिवार्य बन जाता है। मौखिक तौर पर बताया हुआ कोई भी विषय, घटना जो है प्रतिवेदन नहीं कहलाता,
उस विषय पर जान पड़ताल करके ही क्रमबद्धता रूप में और स्पष्ट लिपि में, नहीं जहां पर की व्याकरण की अशुद्धि ना हो और ना ही हिज्जों की गलती हो, ऐसी क्या है लिखना, ये भी जो है एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो यहाँ पर प्रतिवेदन का अर्थ और मैं उसकी विशेषताओं के बारे में और उसके महत्व के बारे में और उसके तत्वों के बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब हम देखेंगे कि प्रेस विज्ञप्ति क्या है। प्रेस विज्ञप्ति यानी यहाँ पर प्रेस रिलीज, सरकारी आलेख का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। प्रेस विज्ञप्ति यानी मीडिया, जो कि प्रेस विज्ञप्ति जो है वो आलेख का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। जब सरकार के किसी विभाग के द्वारा अपने निर्णय को विस्तार से जनता के बीच प्रसारित करना होता है तो इसके लिए वो विभाग सूचना के आलेख को तैयार कर और यहाँ पर पत्र प्रकाशन संस्था के संपादक को पत्र में प्रकाशित करने के लिए प्रेषित कर देता है। यहाँ पर देखिए, सरकार के किसी विभाग के द्वारा अपने निर्णय को विस्तार से जनता के बीच, अपने निर्णय को जनता के बीच जो प्रसारित करना होता है तो उसके लिए वह विभाग सूचना के आलेख को तैयार करके, जो सूचना है उसके आलेख को तैयार करके पत्र प्रकाशन संस्था के जो संपादक है उनको देता है। उनको पत्र जो है पत्र में प्रकाशित करने के लिए क्या है प्रेषित, यानी उनको देता है प्रकाशित करने के लिए, यानी समाचार पत्र में डालने के लिए या उस बारे में जो है जो भी आधुनिक जो जनता से संबंधित है, जो कि सभी को समाचार आसानी से मिल सकता है, मीडिया में देने के लिए जो संपादक को दे देते हैं। तो संपादक को पत्र में प्रकाशित करने के लिए प्रेषित कर देते हैं। और प्रेस विज्ञप्ति केंद्रीय सरकार के निर्णयों, आदेशों, प्रस्तावों तथा नीतियों आदि को सार्वजनिक तौर पर प्रसारित करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है। जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां के निर्णयों और जो ऑर्डर है, निर्णय यानी डिसीजन जो लिया है, ऑर्डर जो दिया गया है, और क्या है यानी आदेशों, जो भी ऑर्डर यानी आदेशों, प्रस्तावों तथा नीतियों आदि को सार्वजनिक तौर पर सबके लिए, हर एक जो भी दर्शक है, जो भी सार्वजनिक रूप में जो है सार्वजनिक तौर पर प्रसारित करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग जो है किया जाता है। सार्वजनिक जो भी निर्णय लिए गए हैं, जो भी जो है निर्देश है, ये सब जो है सार्वजनिक रूप से बताने के लिए क्या है जो प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी मीडिया का प्रयोग किया जाता है, यानी मीडिया से ही सारी जानकारी जो है सार्वजनिक रूप से सब लोगों तक पहुंचती है। तो यहाँ पर ये पूर्ण रूप से औपचारिक होता है, ये पूर्ण रूप से जो है औपचारिक होता है। इसीलिए समाचार पत्र में इन्हें ज्यों का त्यों प्रकाशित कर दिया जाता है। प्रेस वाले इसमें अपनी तरफ से काट छाट नहीं कर सकते। प्रेस का दूसरा नाम ही मीडिया है, जो कि प्रेस वाले जो संपादक के पास जो भी आलेख आता है, जो कि सार्वजनिक तौर पर प्रसारित करने के लिए, इसमें संपादक उसमें कोई काट छाट नहीं करता, यानी उसमें से कोई विषय नहीं निकालता, ना ही उसमें अपने ओर से कुछ जोड़ता। जैसे क्या है वहां जो अधिकारी हो या केंद्र सरकार द्वारा जो भी बातें आती है मीडिया में, उसी को क्या है प्रसारित किया जाता है, ज्यों का त्यों जो है वो प्रसारित किया जाता है। प्रेस विज्ञप्ति को मीडिया भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम मीडिया है। प्रेस विज्ञप्ति के तत्व, पहले शीर्षक यानी टाइटल जो है बहुत संक्षिप्त होना चाहिए और वो क्या है बहुत ही आकर्षित होना चाहिए। उसका टाइटल जो दिया जा रहा है वो बहुत ही आकर्षित होना चाहिए। शीर्षक तो बहुत संक्षिप्त में और क्या है बहुत ही आकर्षित भी होना चाहिए। ये भी एक तत्व है प्रेस विज्ञप्ति का। तो ये सम्मोहक होना चाहिए, बहुत मोहक, बहुत अच्छा होना चाहिए। और सारांश, यहाँ खंड प्रेस विज्ञप्ति के प्रमुख बिंदुओं का सारांश देता है।
जो सारांश एक खंड होता है जो कि मीडिया में, यानी अगर कोई भी एक जो सारांश दिया जा रहा है, ये खंड जो है प्रेस विज्ञप्ति के प्रमुख बिंदु पर सारांश देता है। तीसरा तत्व है तिथि रेखा। ये अनुभाग घोषणा की तिथि और जो है सरोये निर्दिष्ट करता है। और फिर है बांडी। बांडी कॉपी प्रत्येक प्रकार के पीआर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। बांडी कॉपी जो है पीआर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये घोषणा का विवरण देता है, क्या घोषणा हुआ है, क्या निर्णय लिया गया है, उसका ये क्या है, एक भाग, उसका विवरण ये देता है। और सभी अपेक्षित जानकारी विस्तृत रूप में क्या है, संप्रेषित करता है। ये जो है संपूर्ण विवरण जो है यहाँ पर विस्तार से बताता है। फिर अंत जो है विभिन्न प्रकार के पीआर का समापन फिर के साथ किया जाता है। समापन क्या है, किया जाता है, इसके साथ किया जाता है। और जैसे पुष्ट के नीचे रखा गया है, इस प्रकार किसी अधिकारी कंपनी की घोषणा के हिस्से के रूप में कोई भी अतिरिक्त पाठ अनजाने में प्रकाशित नहीं किया जा सकता। हिस्से के रूप में कोई भी क्या है, अतिरिक्त पाठ अनजाने में प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। प्रेस विज्ञप्ति की विशेषता यहाँ पर देखिए, स्पष्ट और संक्षिप्त। एक अच्छी प्रेस विज्ञप्ति स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा में लिखी जानी चाहिए। जो है यहाँ पर देखिए, प्रेस विज्ञप्ति की विशेषता में एक अच्छा प्रेस विज्ञप्ति जो है वो स्पष्ट और संक्षिप्त में होना चाहिए। अच्छी प्रेस विज्ञप्ति स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा में लिखी जानी चाहिए, जिसे समझना आसान हो, जिसे समझना जो है आसान हो। ऐसी शब्दावली जो जटिल हो, भाषा सुलझाने में कठिन हो, उसका प्रयोग ना करें। और कुछ ऐसी भाषा का या शब्दों का प्रयोग ना करें जो भ्रमित कर सकती है। स्पष्ट और संक्षिप्त में जो भी समाचार, जो भी प्रेस विज्ञप्ति में लिखा जा रहा है वो स्पष्ट रूप में हो, सरल भाषा में हो, और जटिल भाषा में ना हो, कठिन भाषा में ना हो, और ना ही संदेह उत्पन्न करने वाले शब्द वहां पर हो। और क्या है, बहुत ही सरल और आसानी से जो सभी के समझ में आए, क्या है, वही जो है स्पष्टता और सरलता के अंतर्गत आता है। तो स्पष्ट और संक्षिप्त में प्रेस विज्ञप्ति लिखना चाहिए, सरल भाषा में, आम चाल भाषा में ही लिखना चाहिए। फिर समाचार मूल्य। यहाँ पर एक अच्छे प्रेस विज्ञप्ति में समाचार मूल्य होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि इसमें ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो लक्षित दर्शकों के लिए समाचार योग्य और दिलचस्प हो। समाचार मूल्य में जो कि ऐसी जानकारी होना चाहिए। एक अच्छे प्रेस विज्ञप्ति में समाचार मूल होना चाहिए। समाचार में मूल होना आवश्यक है एक अच्छे प्रेस विज्ञप्ति में। तो जिसका अर्थ है कि इसमें ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो कि लक्षित दर्शकों के लिए, जो कि सभी का ध्यान उस पर लक्षित, समाचार योग्य, और वो समाचार योग्य भी हो और दिलचस्प भी। ये भी एक विशेषता है। तीसरी विशेषता समयबद्धता। एक अच्छे प्रेस विज्ञप्ति समय पर होनी चाहिए। एक अच्छी प्रेस विज्ञप्ति जो है, जो समय है उसके अनुसार ही होनी चाहिए। जो घटना जिस समय आनी है, घटना के बारे में समाचार, वो उसी समय आना चाहिए। फिर यानी इसे तभी जारी करे जब समाचार प्रासंगिक और ताजा हो। जब खबर ताजी होती है, जब कोई एक घटना ताजी होती है, तभी जो है प्रसारित करना चाहिए। फिर यदि आप समय चूक गए, समाचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, का प्रभाव जो है खो जाता है। इसलिए समय पर जब ताजी खबर हो तभी क्या है, उसे प्रसारित करना चाहिए। तभी प्रेस विज्ञप्ति समय पर होनी चाहिए। ताजी जो भी न्यूज आती है, जो भी खबर आती है, तभी उसी समय जो है प्रसारित करना चाहिए। फिर है चौथी विशेषता, विज्ञप्ति लक्षित दर्शकों को ध्यान में रखकर लिखी जाना चाहिए। रिलीज को उन दर्शकों की रुचियों और जरूरतों के अनुसार बनाया जाना चाहिए। यहाँ पर क्या है,
विज्ञप्ति लक्षित दर्शकों को ध्यान में रखकर, विज्ञप्ति जो है दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। और क्या है, रिलीज को उन दर्शकों की रुचियों और जरूरतों के अनुसार बनाया जाना चाहिए। जो दर्शकों की जरूरत है, उनकी रुचि है, उसे देखकर बनाना चाहिए। ये भी एक विशेषता है। फिर अद्वितीय कोण, एक अच्छी विज्ञप्ति में एक अद्वितीय कोण होना चाहिए जो उद्योग में अन्य समाचारों से अलग करता है। एक अद्वितीय कोण होना चाहिए समाचार पत्र में, जो कि वो क्या है, अन्य जो भी न्यूज होती है उससे ये भिन्न होनी चाहिए और अन्य समाचारों से ये अलग करता है। क्या है, वो अद्वितीय कोण उसे अलग करता है। पूरे समाचार अलग होते हैं और ये अद्वितीय कोण एक अलग क्या है, समाचार होनी चाहिए। यानी एक अच्छी विज्ञप्ति में एक अद्वितीय कोण होना आवश्यक है। फिर उदाहरण, प्रमुख अधिकारियों या विशेषज्ञों के उदाहरण शामिल करने से एक प्रेस विज्ञप्ति में विश्वसनीयता और मानवीय हित जुड़ सकते हैं। उदाहरण यानी जो भी मुख्य अधिकारियों या विशेषज्ञों के उदाहरण के बारे में हो तो उसे जो है उदाहरण चिन्ह लगाना है, हाईलाइट करना है। ये जो है उदाहरण शामिल करने से एक प्रेस विज्ञप्ति में विश्वसनीयता और मानवीय हित जुड़ सकते हैं। फिर जो है संपर्क जानकारी, एक अच्छे विज्ञप्ति में किस व्यक्ति को संपर्क जानकारी शामिल होनी चाहिए जो विज्ञप्ति के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है या सवालों के जवाब दे सकता है। तो संपर्क जानकारी, यहाँ पर जो और एक विशेषता है संपर्क जानकारी, जो क्या है, जो भी घटना है, जो भी विषय है, उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो क्या है, अच्छे विज्ञप्ति में होनी चाहिए, जो कि जो भी सवाल आए उसके जवाब देने में वो सक्षम हो और विज्ञप्ति के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है या सवालों के जवाब दे सकता है। तो एक अच्छे विज्ञप्ति में जिस व्यक्ति को संपर्क जानकारी शामिल होनी चाहिए जो विज्ञप्ति के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है या सवालों के जवाब जो है दे सकता है। तो ये सब जो है, ये सब प्रेस विज्ञप्ति की विशेषता है। आज मैंने आपको प्रतिवेदन और प्रेस विज्ञप्ति के बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद।